Next part of the data sufficiency. So what we are doing? PYQ, previous year questions, and also related questions, because so many questions they are asking nowadays in CSAT as well as CDS. तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ CDS पेपर में भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे आर CDS एग्जाम इज ऑल्सो कंडक्टेड बाय UPSC. तो वहां के जो क्वेश्चन है CSAT में और CSAT के क्वेश्चंस वहां स्विच होते रहते हैं, तो इसीलिए हमें ये सब देखना पड़ेगा. खैर ये तो CSAT का PYQ है, तो आओ जाओ करते हैं हम लोग. जितना ज्यादा ये करोगे उतना बेटर होगा. देखो इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम थी, उसको मैं सुधार देता हूं. क्या प्रॉब्लम थी इसमें? था कंसीडर द क्वेश्चन एंड गिवन टू स्टेटमेंट्स बिलो. अभी इसमें एक क्वेश्चन में एक चीज छूट गया था जो देना बहुत जरूरी था, अदरवाइज तुमको आइडिया ही नहीं लगेगा कि ये किसकी बात कर रहा है. तो ये क्वेश्चन मैं थोड़ा लिख देता हूं, इसमें क्या छूट गया था. ये था 6 persons A, B, C, D, E and F are sitting equidistant, are sitting equidistant from each other around a circular table. Around a circular table. टेबल, और इसी में ब्रैकेट में था फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल. फेसिंग द सेंटर, इस तरह से ये वाला क्वेश्चन. इसके बाद स्टेटमेंट शुरू था, कंसीडर द क्वेश्चन एंड 2 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो. यहां से शुरू है. ठीक है बेटा, चलो अब यहां से शुरू है. अब यहां से बताओ क्या होगा. तो अगर हम इस तरह के क्वेश्चन देख रहे हैं ना, तो ये तो कंफर्म हो गया कि कंसीडर द क्वेश्चन एंड 2 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो. हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए. तो क्वेश्चन पूछा गया है कि हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए. उसके लिए एक बात कंफर्म है, और वो ये कि यहां पे लेफ्ट ऑफ ए, राइट ऑफ ए, ये सब तो बात की बात है. पहले हमको ये कंफर्म है कि जब हम कोई भी यहाँ पे सर्कल बनाते हैं ना, सिटिंग पोजीशंस यहाँ रखते हैं ना, तो इस सिटिंग पोजीशन में तुम्हें ये कंफर्म यहाँ बता दिया गया है, सॉरी, कि अगर आप सेंटर की तरफ बैठते हो तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है आपका राइट डायरेक्शन, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है आपका लेफ्ट डायरेक्शन, सेंटर की तरफ बैठते हो. तो अब प्रॉब्लम क्या है ना, अगर मैं पहला स्टेटमेंट को यहाँ पे देखता हूं, तो पहला स्टेटमेंट कहता है B इज सिटिंग ऑपोजिट टू C एंड D इज सिटिंग ऑपोजिट टू E. तो B क्या होता है? C के ऑपोजिट, और D E के ऑपोजिट बैठता है. B ऑपोजिट टू C और C. तो यहाँ पे अगर 6 पर्सन्स हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो यहां बोला गया है कि B ऑपोजिट टू C है ना, और B ऑपोजिट टू C एंड D ऑपोजिट टू E. तो अगर मैं यहां पे D ऑपोजिट टू E ऐसे रख देता हूं, ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट में तो A और E, F के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है. मतलब ये तो मैंने रैंडम कहीं भी बिठा दिया. अब रैंडम कहीं भी बिठा दिया तो ना तो ए और एफ के बारे में इंफॉर्मेशन है, ना ही ये इंफॉर्मेशन है कि हम ई को यहां रख दें, डी को वहां रख दें. हमें तो बोला गया अपोजिट अपोजिट रख दो, तो हमने अपोजिट अपोजिट कहीं भी रख दिया है. तो पहला स्टेटमेंट तो कहीं भी क्वालिफाई नहीं करता है इस सवाल का आंसर देने के लिए कि हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए. ए का तो पता ही नहीं है आपको, ठीक है, तो ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठेगा ये तो आप बिल्कुल नहीं बता सकते हो. ठीक है, तो अकेला स्टेटमेंट 1 cannot answer your question. ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट स्टेटमेंट 2. अगर मैं स्टेटमेंट 2 की बात करता हूं, तो स्टेटमेंट 2 में है F इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B. अगर F को B के इमीडिएट लेफ्ट में बिठा दिया जाए, जैसे ये B है ना, B के इमीडिएट लेफ्ट में बिठा दिया जाए, तो अब सवाल ये है कि अगर B के इमीडिएट लेफ्ट में बिठा दिया जाए F को, मान के चलो, तो ये रहा B के इमीडिएट लेफ्ट में मैंने बिठा दिया F को. तो उस सिचुएशन में
यहाँ पे डी के अपोजिट तो नहीं, अपोजिट तो ये नहीं रहेगा ना, तो डी के अपोजिट या तो डी यहाँ रख दो और डी के अपोजिट यहाँ पे तुम सी को कर दो, सी नहीं क्या था, ई को कर दो, ठीक है। लेकिन बी के लेफ्ट साइड एफ को तुमने बिठा दिया, तो अभी पहले क्या हुआ ना, यहाँ पे हमने स्टेटमेंट 1 को काट दिया, अब स्टेटमेंट 2 अगर निकालते तो स्टेटमेंट 2 अकेला लिखते ना, तो बस हम बी के लेफ्ट साइड एफ लिख रहे होते, तो स्टेटमेंट 2 अकेला तो बिल्कुल बता नहीं पाएगा। इसका रीजन ये होता है कि तुम नोटिस करो स्टेटमेंट 1 में बी सी डी ई, हमारे पास 6 लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ, और यहाँ पे स्टेटमेंट 1 में कैसे समझते हो कि स्टेटमेंट आंसर नहीं दे सकता है या आंसर दे सकता है? इसका सिंपल लॉजिक है, इसका लॉजिक ये है, ठीक है गंगेश, एक ही क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है बेटा, आ जाओ। इसका लॉजिक सिंपल है, इसका लॉजिक कहता है कि अगर तुमको यहां बोला गया है कि 6 लोग हैं और पहले स्टेटमेंट में केवल 4 ही लोगों की बात हो रही है, ठीक है, लोग टोटल 6 हैं और पहले स्टेटमेंट में 4 ही लोगों की बात हो रही है, तो आप कभी भी आंसर नहीं दे सकते हो, उस इंसान का के बारे में तो बिल्कुल नहीं बता सकते हो जो ऊपर में कहीं इंफॉर्मेशन में है ही नहीं। तो स्टेटमेंट 1 तो वैसे भी कट गया। अब रही बात स्टेटमेंट 2 की, एफ इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। अब यहाँ पे एफ और बी की बात कर रहे हो तुम, बाकी के 4 लोग तो कहीं है ही नहीं, तो स्टेटमेंट 2 भी अगर रख देते हो तो भी नहीं हो सकता है, तो अलग अलग तो आप नहीं कर सकते हो। अब जरा देखते हैं कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 मिलाकर कर सकते हैं क्या, आओ जरा चेक करते हैं। अगर हम स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 मिलाकर करते हैं, ठीक है, मतलब जैसे बना हुआ है बना हुआ रहने दो। अब देखो बी को, बी के लेफ्ट साइड अगर हमने एफ को रख दिया तो डी को कहीं रखना पड़ेगा, हो सकता है डी को यहां रखो या फिर यहां रखो डी को, अपोजिट अपोजिट, तो ए कहां चला जाएगा, ए यहां चला जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में तुमसे पूछा गया था हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए क्या है यहाँ पे डी, लेकिन प्रॉब्लम ये है ये तो तुमने अपने मन से रखा है ना, अगर मैं यहीं पे इसी को यहां इसको मिटा दूं, इसको ई को यहां से हटा दूं और डी को यहां से हटा दूं और पलट दूं, मैं यहां पे मैं यहां डी को कर दूं, ठीक है, और यहां मैं ई रख दूं, तो भी तो डी और ई आपस में ऑपोजिट हैं, मतलब डी इज सिटिंग ऑपोजिट टू ई, ठीक है। मतलब या तो डी को यहां रखूं और ई को यहां, या फिर ई को यहां रखूं और डी को यहां, हमें पता ही नहीं है। अगर अगर डी यहां होगा ई यहां होगा तो ए के लेफ्ट साइड कौन होगा, ई, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ ई होगा और यहाँ पे डी होगा तो ए के लेफ्ट साइड कौन होगा, डी। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू से बिकॉज एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द पर्संस आर अननोन हियर, सो इवन आफ्टर आर टेकिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर वी कैन नॉट आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमारा क्या आंसर होना चाहिए, बोथ स्टेटमेंट 1 and statement 2 are not sufficient to answer the question, so D is the correct answer. I hope तुम्हें समझ में आ रहा होगा बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लो ये वाला क्वेश्चन एक बार देखो तो करके, ये भी क्वेश्चन तो, और इसका ऑप्शंस पहले मैं उठा के रख दूं, ऑप्शंस यहां पे पड़ा है, ये लो, ठीक है। अब बताओ, ठीक है करो इसको। Six lectures A, B, C, D, E and F, each of 1 hour duration are scheduled between 8 AM and 2 PM. So 8 AM से 2 PM 6 hours हैं और 1 hour के 6 lectures हैं, ये तो ठीक है, चलो कोई नहीं। अब आपसे पूछा गया कि विच लेक्चर इज इन द थर्ड पीरियड, तो थर्ड पीरियड में कौन सा लेक्चर होगा, तो यहाँ पे आपको पहला स्टेटमेंट दिया गया है लेक्चर एफ इज प्रीसीडेड बाय ए एंड फॉलोड बाय सी। प्रीसीडेड का मतलब क्या होता है, जस्ट पहले, अब फॉलोड का मतलब होता है उसके बाद। तो अगर मैं रैंडम भी लिखता हूं कि यहाँ पे कि एफ है ना,
ये एफ है, तो बोला जा रहा है कि लेक्चर एफ इज प्रिसीडेड बाय ए, तो ए ये जो एफ है यहाँ पे यहाँ होगा, ठीक है, एंड लेक्चर एफ इज फॉलोड बाय सी, और यहाँ पे बाद में आ जाएगा सी, तो एफ से पहले लेक्चर ए हो रहा है और एफ के बाद लेक्चर सी हो रहा है, तो यहाँ तो 3 ही लेक्चर की कहानी है, ठीक है, तो 3 ही लेक्चर की कहानी है, तो यहाँ व्हिच लेक्चर इज इन द थर्ड पीरियड, जबकि हमारे पास तो टोटल 6 लेक्चर्स हैं, तो ये कंफर्म कर पाना कि थर्ड पीरियड में कौन सा लेक्चर है पहले स्टेटमेंट से तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 6 में से आप 3 ही लेक्चर की कहानी बता रहे हैं, है ना। अच्छा, स्टेटमेंट 2 में देयर इज नो लेक्चर आफ्टर लेक्चर बी, ये तो कंफर्म हो गया कि लेक्चर बी के बाद कोई लेक्चर है ही नहीं, तो इसका मतलब लेक्चर बी लास्ट लेक्चर है, ठीक है, लेक्चर बी लास्ट लेक्चर तो है। अगर इसने ये बोला होता ना विच इज लास्ट लेक्चर, तब तो मैं बोलता ठीक है, बी इज स्टेटमेंट 2 कैन गिव आवर आंसर, लेकिन ये तो है नहीं ऐसा, तो यहाँ पे एक लास्ट लेक्चर के बारे में पूछा नहीं है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट 2 आपको यूज करके ये वाला क्वेश्चन का आंसर तो नहीं दे सकते हो। तो आप देखते हैं कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों को यूज करके, तो अगर हम दोनों को भी यूज कर लेते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, आपको ये बताया गया कि एफ से ठीक पहले ए है, एफ के ठीक बाद सी है और अंतिम में बी है, तो अभी भी तो 2 लेक्चर्स बचे हुए हैं हमारे पास, ठीक है, और वो 2 कौन कौन से, ई, ठीक है, ना तो ई के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है और ना ही आपको डी के बारे में इन्फॉर्मेशन है कि डी कब लेक्चर में आया और ई कब लेक्चर में आया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जब आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको पहले आया करता था, जैसे 2022 तक में, 2021 तक में, जिसमें आपको लॉजिकल रीजनिंग का सिंपल लॉजिकल रीजनिंग का यूज करके आप एग्जाम्स में निकाल सकते थे। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है ना, क्वेश्चन को चेंज करके मैथमेटिकल बना दिया गया है। लॉजिकल रीजनिंग भी होता है, लेकिन मैथमेटिकल जब से बना दिया गया है तब से थोड़ा सा सतर्क हमें ज़्यादा रहना पड़ता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये आप इसका आंसर नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, अभी भी दिया जाता है, तो इजी क्वेश्चन को टारगेट करना, इजी क्वेश्चंस होते हैं, तो इसलिए तुम ये नहीं सोचना कि इजी क्वेश्चंस उसमें नहीं आते हैं, बिल्कुल आते हैं। चलो अब ये वाला एक क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे, क्वेश्चन नंबर 12, फटाफट करना, स्पीड अप। डन। आगे बेटा, डन, ठीक है। अब इसको देखो कैसे करोगे, ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई दम नहीं है क्वेश्चन में, हाँ, लेकिन तुमको थोड़ा सीखना पड़ेगा कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस करने हैं आप इजीली कर सकते हो, लेकिन एक चीज देखना पड़ेगा यहाँ पे, पता है क्या, इज P ग्रेटर देन Q, आपसे पूछा गया है कि P ग्रेटर देन Q है, आपको ये बताना है कि P ग्रेटर देन Q है कि नहीं, ठीक। लेकिन सबसे पहले आपके सामने स्टेटमेंट 1 रखा गया है, जब स्टेटमेंट 1 को हम देखते हैं
ठीक है, स्टेटमेंट 1 को हम देखते हैं। तो स्टेटमेंट 1 क्या कहता है? स्टेटमेंट 1 क्या कहता है? तो स्टेटमेंट 1 कहता है कि P मल्टीप्लाई Q इज ग्रेटर देन 0। एक बात बताओ बच्चे कि P मल्टीप्लाई Q ग्रेटर देन 0, इस ये P मल्टीप्लाई Q ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया पॉजिटिव, राइट? पॉजिटिव मतलब 0 से ऊपर, ठीक है। पॉजिटिव तो खैर 0 भी है, लेकिन पॉजिटिव भी 0 को आप जो है ना यहाँ पे ग्रेटर देन 0 को पॉजिटिव नंबर कहते हो, ठीक है। अगर वो कोई भी चीज इक्वल टू 0 हो गया तो इक्वल टू 0 में उसको कहते हैं नॉन नेगेटिव नंबर, ठीक है। खैर चलो उतना टेक्निकलिटीज में नहीं जाते हैं, हम बस यहाँ पे देख रहे हैं कि P और Q होता है ना, कि P और Q का जो मल्टीप्लिकेशन है वो ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है। तो मैं तुमसे एक सिंपल सी बात पूछना चाहता हूँ कि ये तो ग्रेटर देन 0 तब भी हो सकता है अगर P अगर पॉजिटिव आ जाए, ठीक है, और Q पॉजिटिव नंबर आ जाए। P भी पॉजिटिव हो और Q भी पॉजिटिव हो, दोनों पॉजिटिव हो और पॉजिटिव मल्टीप्लाई होगा तो ग्रेटर देन 0 आएगा ही आएगा, है ना। दो नंबर पॉजिटिव हो जाए और वो मल्टीप्लाई होगा तो भी वो पॉजिटिव ही आएगा, इस ग्रेटर देन 0 आएगा ही आएगा। अच्छा, अगर मैं कहता हूं कि बेटा एक बात बताओ, P नेगेटिव है, ठीक है, और Q भी नेगेटिव है, Q भी नेगेटिव है, तो ऐसे केस में भी नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है, वो भी ग्रेटर देन 0 आएगा। तो अब ये समझा पाना, अब ये कंफर्म कर पाना कि किस हाल में मतलब जो है यहाँ पे P ग्रेटर देन Q होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। क्यों? एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम्हें समझाता हूँ, एग्जाम्पल दिखाता हूँ। देखो, एग्जाम्पल कहता है कि अगर मान लो तुम कहते हो कि पॉजिटिव पॉजिटिव लेकर कि सर P एक पॉजिटिव नंबर ले लो 5 +5 और Q ले लो पॉजिटिव नंबर +4, ठीक है। तो इस सिचुएशन में P तो ग्रेटर देन Q है ना, तो मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल P ग्रेटर देन Q है ना। लेकिन ठीक उसी वक्त अगर P हो जाए -5 और Q हो जाए -4, तो तुम्हें पता है ना कि माइनस में 4 ग्रेटर हो जाता है 5 से। तो इस सिचुएशन में तो P इज लेस देन हो गया ना Q, तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि, क्योंकि दोनों पॉजिटिव होता है तो भी पॉजिटिव आता है, दोनों नेगेटिव होता है तो भी नेगेटिव आता है। इसीलिए कंफर्म कर पाना कि कौन सी सिचुएशन में ये P ग्रेटर देन Q है, ये आप नहीं बता सकते हैं। इसीलिए स्टेटमेंट 1 तो फेल हो गया, यहाँ पे स्टेटमेंट 1 से आप कंफर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक वही चीज आप स्टेटमेंट 2 में भी देखो, स्टेटमेंट 2 में भी कोई अलग चीज नहीं है। स्टेटमेंट 2 में भी तुमको नोटिस करोगे, स्टेटमेंट 2 में भी नोटिस करोगे कि P स्क्वायर इज ग्रेटर देन Q स्क्वायर है। तो P स्क्वायर इज ग्रेटर देन Q स्क्वायर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? तो इसका मतलब यहाँ भी वही चीज खेल चल रहा है कि आप अगर P स्क्वायर ग्रेटर देन Q स्क्वायर कर रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका P पॉजिटिव भी होता है, ठीक है, तो भी पॉजिटिव का स्क्वायर जो होता है पॉजिटिव ही आया, और अगर P नेगेटिव होता है तो भी नेगेटिव का स्क्वायर तो आपको पॉजिटिव आया। मतलब ये कि अगर मैं इसको लिखना चाहूं, चलो वही बात करते हैं, P को पॉजिटिव 5 मान लेते हैं और Q को पॉजिटिव 4 मान लेते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में 5 स्क्वायर, इस सिचुएशन में यहाँ पे 5 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4 स्क्वायर, बिल्कुल सही है, 25 इज ग्रेटर देन 16। अच्छा, अगर हम P को -5 भी मान लेते हैं और Q को -4 मान लेते हैं, तब क्या हो जाएगा? तो -5 का होल स्क्वायर -4 के होल स्क्वायर से इस सिचुएशन में भी ग्रेटर है। मतलब अगर ये माइनस होता है P, ठीक है, तो भी इसका स्क्वायर Q के स्क्वायर से ग्रेटर है, और अगर ये प्लस होता है P तो भी इसका स्क्वायर Q के स्क्वायर से ग्रेटर है। तो इसका मतलब आप यहाँ कंफर्म कर ही नहीं सकते हैं, जब P स्क्वायर ग्रेटर देन Q स्क्वायर दे दिया जाए तो भी आप कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि P इज ग्रेटर देन Q है कि नहीं। तो दूसरा भी स्टेटमेंट्स आपका गया, दूसरा स्टेटमेंट भी अलग से तो करना मुश्किल ही है ना। और अब जब दोनों में से नहीं कर सकते हैं तो दोनों को कनेक्ट भी कर दोगे तो क्या फर्क पड़ता है? कनेक्ट करने के बाद कनेक्ट भी करोगे तो आपको आइडिया कहाँ है कि P मल्टीप्लाई Q जो आपने ग्रेटर देन 0 किया है, तो आप प्लस प्लस ले रहे हो या माइनस माइनस ले रहे हो, आपको तो पता है ही नहीं। तो जब आपको पता ही नहीं है ये चीज, ठीक है, कि प्लस प्लस ले रहे हो कि माइनस माइनस ले रहे हो, तो आप यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं कर सकते हो कि P इज ग्रेटर देन Q, कि P इज लेस देन Q। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे दोनों को कनेक्ट भी कर देते हो ना, इन दोनों को, तो कनेक्ट करने के बाद भी हाँ, यू कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन। सो आंसर टू द क्वेश्चन विल बी, क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर। सो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना।
कंफर्म करना इज नॉट पॉसिबल। तुम्हें समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? आई होप इसको समझने में खास परेशानी तो है नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, चलो फटाफट। डन, आ गया? आ गया बेटा? ठीक है, चलो अब यहां पे देखो, is p plus q minus r greater than p minus q plus r, where p, q and r are integers। तुमसे पूछा गया है कि p प्लस क्यू माइनस आर ग्रेटर है p माइनस क्यू प्लस आर के, जहां p, q और r इंटीजर्स हैं। तो मैं तुम्हें एक बहुत ही शानदार तरीका बताने वाला हूं, जिससे कि तुम इन क्वेश्चंस को धड़ाधड़ कर दोगे एग्जाम में। एक बात मैं बताऊं, देखो ये बात तो कंफर्म है कि ये क्वेश्चन तुमको एग्जाम में जब आया था, मतलब यूपीएससी मतलब में सीसैट में जब ये क्वेश्चन आता है, तो ऐसा क्वेश्चन देख के ही आपको डर लगने लगता है, जो सच बात है। ठीक है, आप इसको मना नहीं कर सकते हैं, मैं भी मना नहीं कर सकता हूं, क्योंकि बच्चों को मैं समझ सकता हूं कि उस समय बच्चों की क्या साइकोलॉजी क्या होती है। ठीक है, उस समय क्या सोच रहे होते हैं, कितने डरे होते हैं, और उस पर से ऐसे बच्चे जो मैथ्स बिल्कुल मैथ्स में बहुत ज़्यादा अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करते हैं, और अचानक से अजीब अजीब नंबर देख रहे हैं कि ये तो p प्लस क्यू माइनस आर है, p माइनस क्यू पॉजिटिव नेगेटिव बोल रहा है, कुछ कुछ बोल रहा है यार, इंटीजर बोल रहा है। ऐसे ऐसी चीज़ें देखेंगे, देखते ही टेंशन हो जाता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, अगर तुम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हो ना, यहीं पे फायदा होता है। जब आप शांत मन से बहुत लंबे समय से प्रैक्टिस करके आ रहे होते हैं, तो ये क्वेश्चंस बहुत ईजी होने लगता है। चाहे देखो क्या होता है, मैं इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा और सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे करूंगा सॉल्व? तो मैं सबसे पहले तो देखूंगा कि मुझे पता करना है ना यहाँ पे कि p प्लस क्यू माइनस आर, p प्लस क्यू माइनस, ऐसे रख देता हूं मैं, p प्लस क्यू माइनस आर ग्रेटर है, p प्लस क्यू माइनस आर ग्रेटर है p माइनस क्यू प्लस आर के या नहीं, p माइनस क्यू प्लस आर के है या नहीं, यही था ना क्वेश्चन, ग्रेटर है कि नहीं। इसके लिए मैं सबसे पहला क्या होता है, मेरा दिमाग यहां पे जा रहा है कि स्टेटमेंट वन कहता है p माइनस क्यू इज पॉजिटिव, तो p माइनस क्यू इज पॉजिटिव, तो केवल स्टेटमेंट वन से हम आंसर कर सकते हैं। तो भाई साहब ऐसा है, यहाँ पे p, q और r दिया गया है, और आपको पता है, यू कैन अंडरस्टैंड हियर, यू कैन सी हियर दैट p, q एंड r आर ऑल गिवन in question, but when we are looking at statement 1, in statement 1 only two numbers are represented here, two numbers are given here, ठीक है, और any kind of relation formed here with two numbers cannot, I cannot give any
और रिवील एनी रिलेशन अबाउट ऑल दिस थ्री नंबर्स। यहाँ एकदम सिंपल वर्ड में समझना है कि जब यहाँ तीन अलग अलग इंटीजर्स हैं क्वेश्चन में और स्टेटमेंट में दो ही इंटीजर की बात हुई है p और q की, तो ये कैसे आपको तीनों इंटीजर के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है? तो सीधा सीधा आंख बंद करके कहोगे स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल नहीं दे सकता है। वही चीज स्टेटमेंट 2 के साथ भी होता है। स्टेटमेंट 2 में भी क्या होता है, p और r, p माइनस आर नेगेटिव है। हाँ, यहाँ पे बात हो रही है p q और r की, और यहाँ पे बोल रहा है p और r, q कहाँ गया? तो सेकेंड स्टेटमेंट में q नहीं है, इसीलिए आप कहोगे कि स्टेटमेंट 2 को भी अलग से अगर यूज किया जाए ना तो वो आंसर कभी नहीं दे सकता है। तो अब बात हो गई कि स्टेटमेंट 1 अलग से नहीं दे सकता है, स्टेटमेंट 2 अलग से नहीं दे सकता है, लेकिन क्या ये दोनों मिलाकर आंसर दे सकते हैं जब इन दोनों को कनेक्ट किया जाए? तो जरा आओ देखते हैं कनेक्ट करके कि कनेक्ट करने के बाद दे सकता है कि नहीं। तो आओ मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा सा तरीका बताता हूं कि कनेक्ट करने के बाद ये कैसे पता चलेगा कि आंसर आता है। देखो, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि जब तुम कहते हो p माइनस क्यू, ठीक है, p माइनस क्यू एक पॉजिटिव है, p माइनस क्यू इज पॉजिटिव, तो मेरा मानना है कि p माइनस क्यू अगर पॉजिटिव है तो ये तभी पॉसिबल है जब p की वैल्यू q की वैल्यू से ज्यादा होगी। हाँ कि ना? p की वैल्यू q की वैल्यू से ज्यादा होगी। और अगर p माइनस आर तुमको बोला जा रहा है नेगेटिव है, तो इसका मतलब कंफर्म है कि यहाँ पे p की वैल्यू r की वैल्यू से कम होगी। सिंपल सी चीज है ना। यहाँ पे p की वैल्यू ज्यादा होगी q से तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, क्योंकि 7 में से 5 माइनस करोगे तब तो 2 आएगा पॉजिटिव, लेकिन अगर 5 में से 7 माइनस करोगे तो नेगेटिव आता ना, ये -2। तो ये पॉजिटिव आया है, इसका मतलब कंफर्म है p इज ग्रेटर देन q। और अगर ये नेगेटिव आया है तो ये कंफर्म है कि p इज लेसर देन r। तो हम क्या करेंगे ना, हम बड़ा एक सिंपल सा आइडिया लगाएंगे कि हम इनमें एक तैयार कर लेते हैं, मान लेते हैं कि p इसमें भी है स्टेटमेंट 1 में और p इसमें भी है, तो p q r को कुछ मान लो ना सीधा सीधा। जैसे मैंने मान लिया p q r को, यहाँ पे मैं कहता हूं कि p है हमारा 5, ठीक है, q है हमारा 4, तो 5 माइनस 4 पॉजिटिव, हाँ बिल्कुल सही है। अब p है हमारा, यहाँ पे तुमने p को 5 माना है ना, इसको भी 5 मानना पड़ेगा। p को मान लो 5, लेकिन r को फिर ग्रेटर, p से ग्रेटर लेना पड़ेगा ना तुमको, तो r को p से ग्रेटर लेना पड़ेगा तभी नेगेटिव आएगा। तो मान लो कि r तुमने ले लिया 6, माने p को 5, q को p को 5, p इक्वल टू 5, q इक्वल टू 4 एंड r इक्वल टू 6। तो देखो तो नेगेटिव आ गया। तो यहां पे वही चीज तुमको समझना पड़ेगा कि p इक्वल टू 5, q इक्वल टू तुमको 4 लेना पड़ा और r इक्वल टू 6, तभी जाकर p माइनस क्यू पॉजिटिव था, 5 माइनस 4 पॉजिटिव और 5 माइनस 6 नेगेटिव। जब तुमको ये कंफर्म हो गया तो अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे प्लेस कर देना है। p की वैल्यू 5 थी, 5 रखो, p है 5, q है तुम्हारा 4 और r है तुम्हारा 6। तो 5 प्लस 4 माइनस 6 क्या होता है, 5 4 9 माइनस 6 3, ये होता है 3। और यहाँ पे अगर तुम रखते हो तो p यहाँ पे क्या था 5 माइनस q 4 और r क्या है 6, तो 5 प्लस 6 11 माइनस 4 तो 7। तो 3 इज नॉट ग्रेटर देन 7, 3 इज लेसर देन 7। तो यहाँ पे ये बात कंफर्म हो गया कि इस सिचुएशन में p प्लस क्यू माइनस आर इज नॉट ग्रेटर, p प्लस क्यू माइनस आर इज लेसर देन p माइनस क्यू प्लस आर। तो यहाँ पूछा गया था कि इज p प्लस क्यू माइनस आर ग्रेटर देन p माइनस क्यू प्लस आर, वेयर p q r आर इंटीजर्स? नो, इट इज नॉट ग्रेटर, हाँ इट इज स्मॉलर देन। तो इसका मतलब क्या हमने आंसर निकाल लिया? हाँ हमने आंसर निकाल लिया। हमसे पूछा था कि ग्रेटर है कि नहीं है, हमने कहा कि ग्रेटर नहीं है। कैसे कहा? हमने स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों को कनेक्ट कर दिया और कनेक्ट करने के बाद हमारा आंसर आता है कि नो इट इज नॉट ग्रेटर देन। सो ऐसे सिचुएशन में हम दोनों को अगर कनेक्ट करते हैं तो वी कैन आंसर द क्वेश्चन। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर बट कैनॉट बी आंसर्ड यूजिंग ईदर स्टेटमेंट्स अलोन। सो आंसर टू द क्वेश्चन इज सी, दैट इज कंफर्म्ड आंसर। बिल्कुल सही है ये, ठीक है ना? नहीं, डी क्यों हो सकता है बेटा? डी क्यों होगा? द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर। नहीं नहीं नहीं, दोनों स्टेटमेंट को यूज करके तो हमने आंसर निकाल ही लिया ना, तो डी होने के चांसेस ही खत्म हो गए। ठीक है, आगे बढ़ू मैं? समझ में आ रहा है ना सबको? एवरीवन, खंगेश, विनीता, ईशा, खुशी, एवरीवन? अच्छा,
चलो चलो अब आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है। मतलब इस क्वेश्चन को देखो ना, तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो, मैं बार बार तुम्हें सबसे पहले पहले ये चीजें बता चुका हूं और बार बार ये कह चुका हूं कि ये जो डेटा सफिशिएंसी है ना, अपने आप में कोई टॉपिक थोड़ी है। डेटा सफिशिएंसी इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, ये चारों तरफ मैथमेटिक्स जो पढ़ रहे हो, पढ़ते हो तुम, जो लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स करते हो, कहीं से कोई क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी का उठ सकता है। तो देखो ना, तुमसे क्या उठा के दिया है क्वेश्चन, तुम्हें अब वेन डायग्राम का क्वेश्चन उठा के दिया है। अगर तुमको डीप डीप इंफॉर्मेशन है वेन डायग्राम का, तब तो तुम सॉल्व करोगे। अगर तुमको डीप इंफॉर्मेशन नहीं है तो तुमसे ये सवाल सॉल्व ही नहीं होगा। ठीक है, क्या विनीता कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? तुम्हें कोई क्वेश्चन करना है कि डी डी क्यों नहीं आया, सी क्यों हमने लिया है? सो यू वांट मी टू रिपीट इट? अगर है तो बता दो, और नहीं तो तुम चाहो तो हैंड रेज के ऑप्शन को क्लिक करके पूछ सकते हो। ठीक है, हाँ बोलो विनीता। हाँ सुन रहा हूँ, बोलो बोलो। जी सर, नमस्कार सर। वही नमस्कार। सर, वही हम डी लगाए थे उसके पहले वाले का आंसर तो सी दोनों स्टेटमेंट को यूज करके किया आपने। बिल्कुल सिंपल सी चीज है ना, पहला पहला स्टेटमेंट में पी और क्यू दो ही यहाँ पे इंटीजर्स की बात हुई है, और यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में तीन इंटीजर। तो दो इंटीजर की बात हुई है स्टेटमेंट में, क्वेश्चन में तीन इंटीजर है, पॉसिबल ही नहीं है बता पाना। सेम वही चीज है कि स्टेटमेंट टू को लेता हूं तो दो ही इंटीजर्स स्टेटमेंट टू में है और क्वेश्चन में तीन इंटीजर है, पॉसिबल ही नहीं है बता पाना। तो अब क्या बचता है कि अब जब हम इन दोनों को कनेक्ट करें तो हमने देखा कि P यहाँ भी है, P यहाँ भी है, तो P माइनस क्यू पॉजिटिव तभी हो सकता है जब P ग्रेटर हो Q के, और P माइनस आर नेगेटिव तब हो सकता है जब P स्मॉलर हो R से। तो यहाँ तो कंफर्म हो गया ना कि P एक से अगर ग्रेटर है तो दूसरे से स्मॉलर होगा। तो हम वैसा ही कुछ एज्यूम कर लेते हैं ना कि अगर P अगर 5 है तो Q जरूर उससे कम होगा, कुछ भी मान लो, 4 मान लो, 3 मान लो, 2 मान लो, जो मन करे वो मान लो। लेकिन R को फिर 5 से ज्यादा मानना पड़ेगा, 6 मान लो, 7 मान लो, 8 मान लो, जो मानना है मानो। लेकिन जो भी मानोगे उसके बाद अब यहाँ पे प्लेस कर दो, पी क्यू और आर की वैल्यू को यहाँ प्लेस करो, पी क्यू आर की वैल्यू को यहाँ प्लेस करो और चेक करके देखो, तो तुम्हें दिखेगा इधर वाला वैल्यू इधर वाले वैल्यू से छोटा हो जाएगा। तो हमसे तो यही क्वेश्चन पूछा गया था ना कि ग्रेटर है कि नहीं है, तो हम कहेंगे कि ग्रेटर नहीं है। दैट्स इट। अब क्लियर? ठीक है, चलो अब ये वाला क्वेश्चन मुझे करके दिखा दो। ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, करके दिखा दो फटाफट। आ गया? आ गया? चलो
इसको जरा देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। हो सकता है अब तो ठीक है ना, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, हो सकता है कुछ इशू रहा हो। आ जाओ देखो यहाँ पे, इन अ पार्टी 75% took tea, 60% took coffee and 15% took both tea and coffee. No one taking milk takes tea, each person takes at least one drink. अब इसमें क्वेश्चन है हाउ मेनी पर्सन्स अटेंडेड द पार्टी, ठीक है। उसके बाद हाउ मेनी पर्सन्स अटेंडेड द पार्टी, स्टेटमेंट 1 में है 50% took milk, स्टेटमेंट 2 नंबर ऑफ पर्सन्स हु अटेंडेड द पार्टी इज 5 times द नंबर ऑफ पर्सन्स हु टुक मिल्क ओनली। और उसके बाद स्टेटमेंट्स आपको दिया गया है। तो इसको अगर सॉल्व करना हो ना तो मैं तुम्हें एक बहुत ही सिंपल तरीका समझाता हूं करने का। पहले तो वेन डायग्राम बना लो, वेन डायग्राम जैसे ही बनाते हो ऐसे, ठीक है, ये है वेन डायग्राम। तुम एक काम करो, ठीक है, वेन डायग्राम ये बना लो। अब इस वेन डायग्राम में यहां पे एक तरफ टी दूसरी तरफ कॉफी करो, लिखो एक तरफ टी और दूसरी तरफ कॉफी, ठीक है, एक तरफ टी दूसरी तरफ कॉफी। अच्छा उसके बाद एक तरफ टी हो गया दूसरी तरफ कॉफी हो गया। उसके बाद तुमको बताया गया है कि टी और कॉफी के बाद मिल्क लेने वाले भी हैं, लेकिन नो वन टेकिंग मिल्क टेक्स टी, मतलब वो लोग जो मिल्क ले रहे हैं वो टी नहीं लेते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जो लोग मिल्क ले रहे हैं अगर वो टी नहीं लेते हैं तो उस आपका डायग्राम इस तरह का बनेगा, जिसमें केवल यहाँ पे आप कॉफी के साथ मिल्क को रखोगे, इसका कोई रिलेशन, आप मिल्क को कॉफी के साथ रखोगे, इसका टी के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा, ठीक है, ऐसे रखा जाएगा, है ना। चलो अगर आप ये बात समझ में आ गई है तो अब जरा देखो तो इसको ठीक से समझो तो। ठीक है, तो अगर यहां पे समझो तो जरा 75% टू टी, अगर 75% टू टी बोला गया है तो ये पूरा का पूरा 75% पर्सन है, 75% जो टी लेते हैं, ये पूरा का पूरा 75% है। और फिर उसके बाद बोला गया है 60% टू कॉफी, मतलब ये पूरे के पूरे 60% इस सर्कल के अंदर आएंगे जो कॉफी लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे उसके अलावा आपको दिया गया है 15% टुक बोथ, तो जो भी वेन डायग्राम करना जानते हैं उनको ये बात पता है कि 15% को आपको पहले यहां लिखना पड़ेगा। जब आप 15% को पहले यहां लिखते हो तो टोटल कितने लेते थे टी, टोटल थे 75, 75, तो 75 में से 15 माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। इसका मतलब 60 ऐसे पर्सन्स हैं हु टुक टी ओनली, ठीक है। तो 15 में 60 ऐसे हैं जो जिन्होंने केवल टी लिया है, चाय लिया है ना, केवल चाय, कॉफी नहीं लिया है। 15 ऐसे हैं जो दोनों लिया है। अच्छा इसमें टोटल कितने थे 60, इसमें टोटल 60 थे, और 60 में 15 वो हैं जो चाय और कॉफी दोनों लेते हैं। तो 60 में अगर मैं 15 माइनस कर देता हूं तो 45 ऐसे हैं जो केवल कॉफी लेते हैं। 45% आर देयर हु टेक कॉफी ओनली, ठीक है ना, हु टेक कॉफी ओनली। चलो अब इसके बाद समझो, ठीक है, हु टेक कॉफी ओनली। जब इसको तुमको समझ में आ गया कि ये कॉफी, चाय, केवल चाय वाला ये पार्ट, केवल कॉफी वाला ये पार्ट, और दोनों वाला ये पार्ट 15। अब आपको बोला गया है क्या यहाँ पे कि जो भी मिल्क लेते हैं वो चाय नहीं लेते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ दिखा दिया, बहुत इजीली दिखा दिया कि मिल्क जो लेते हैं वो चाय नहीं लेते हैं, तो कोई बात नहीं, कॉफी तो लेते हैं ना, तो ये वाला एरिया है कॉफी लेने वाला। अब हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं कि पहला स्टेटमेंट कहता है कि हाउ मेनी पर्सन्स अटेंडेड द पार्टी, आपको बताना है कि इस पार्टी में कितने लोग आए हैं, जिसमें से पहला आपका स्टेटमेंट कहता है कि 50% टुक मिल्क। अब सवाल ये उठता है कि 50% टुक मिल्क, अगर आपको ये बता दिया जाए कि 50% ऐसे हैं जो मिल्क लेते हैं, मान लो टोटल 50% ऐसे हैं जो मिल्क लेते हैं, तो अब सवाल ये उठ रहा है कि यहां तक तो हमें पता है कि 60, 15, 45, 60,
15 45 इतने लोग तो हैं। 60 15 45 मतलब 60 60 टोटल हो गए 120। तो 120 लोग तो वो है ना, 60 15 45 120 लोग वो हैं जो या तो या तो चाय लेते हैं, ठीक है, या तो कॉफी लेते हैं या दोनों लेते हैं। ये हो गए तुमको 120 लोग, या तो चाय या तो कॉफी या तो दोनों, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमें ये पता भी चल जाता है कि 50% टुक मिल्क, तो मैं 50% में तो ये पूरा का पूरा सर्कल आ गया ना, पूरा सर्कल आ गया जो कि मिल्क लेते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि 50% में जब तक मैं इसको नहीं हटाऊंगा, इस एरिया को, तब तक हमें पता कैसे चलेगा, क्योंकि ये वाला जो एरिया है ये वाला, ये तो इसी के अंदर आ गया होगा 45। ये टोटल कॉफी है ना 60, टोटल है कॉफी 60, तो ये कॉफी का एरिया है ना टोटल। तो 15 और 45, 15 और 45 ऑलरेडी तुम ले चुके हो, तो पूरा 60 तुम ले चुके हो, तो पूरा 60 ले चुके हो, तो इसका मतलब ये वाला भी एरिया तुम ले चुके हो, ऑलरेडी ले चुके हो। तो जब ये वाला एरिया तुम ऑलरेडी ले चुके हो, ठीक है, तो जब अगर मैं यहाँ पे फिर से 50 लिख दूंगा 50, तो इसका मतलब हमने इस एरिया को भी चूज कर लिया दोबारा। और हमने अगर इस एरिया को दोबारा चूज कर लिया, हमने इस एरिया को निकाला ही नहीं, तो एग्जैक्ट नंबर आप कैसे बता पाओगे। आपने क्या किया, जब 50 टोटल लिख दिया ना फिर से 50, तो इसका मतलब आपने इस नंबर को दोबारा ले लिया और इस नंबर को दोबारा ले लिया, तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ पर्सन्स हु अटेंडेड द पार्टी कैसे निकालोगे, आपको पता ही नहीं है ये नंबर क्या था, ठीक है। तो जब तक ये नंबर यहां से नहीं निकलेगा 50 ऐड कर दो चलेगा, लेकिन पहले ये तो पता करो कि ये नंबर क्या था, क्योंकि ये नंबर अगर पता चल गया तो 50 ऐड करने के बाद हम एक बार ये नंबर हटा देंगे ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि आपके पास कोई तरीका नहीं है ये निकालने का, ठीक है। तो जब ये तरीका नहीं है निकालने का, तो ऐसे सिचुएशन में ये कंफर्म हो गया कि आपका स्टेटमेंट 1 तो आपका साथ नहीं देगा, ठीक है, आंसर निकालने में साथ नहीं देगा, ठीक है। तो जब स्टेटमेंट 1 साथ नहीं देगा, तो हम स्टेटमेंट 2 की ओर जाते हैं। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है, नंबर ऑफ पर्सन्स, देखो ध्यान से, नंबर ऑफ पर्सन्स हु अटेंडेड द पार्टी इज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ पर्सन्स हु टुक मिल्क ओनली। मतलब यहाँ पे कि नंबर ऑफ पर्सन्स जिन्होंने पार्टी अटेंड किया, सोच के देखो, नंबर ऑफ पर्सन्स हु अटेंडेड द पार्टी इज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ पर्सन्स हु टुक मिल्क ओनली। अब इस पे थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 को भूल जाओ, स्टेटमेंट 1 हमको नहीं पता है, हम स्टेटमेंट 1 के जगह पे हम स्टेटमेंट 2 की बात कर रहे हैं, जिसमें बोला गया है कि नंबर ऑफ पर्सन्स हु अटेंडेड द पार्टी, मतलब जितने भी लोगों ने पार्टी अटेंड किया ना, इज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ पर्सन्स हु टुक मिल्क ओनली। सवाल ये है कि अगर मुझे ये पता चल जाए ये मुझे पता चल जाए कि दो नंबर ऑफ पर्सन्स हु टुक मिल्क ओनली, सोच के देखो, तो मुझे नहीं पता था ना ये हु टुक मिल्क ओनली, तो मैंने क्या किया, मैंने मान लिया ये जो ओनली मिल्क वाला एरिया है वो तो ये है ना, अगर मैं ये वाला एरिया हटा देता हूं तो ओनली मिल्क वाला एरिया ये है। तो थोड़ी देर के लिए अगर मैं ये मान लेता हूं कि हु टुक मिल्क ओनली वो एक्स है, सोच के देखो, हु टुक मिल्क ओनली वो एक्स है, पहला वाला तो फेल हो चुका है, दूसरे वाले की हम बात कर रहे हैं कि अगर ये वाला एरिया है कि हु टुक मिल्क ओनली वो एक्स है, तो जब ये एक्स है तो हमें क्या बोला गया कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हु अटेंडेड द पार्टी, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हु अटेंडेड द पार्टी क्या होगा, वो होगा 60 प्लस 15 प्लस 45, 60 प्लस 15 प्लस 45, उसके बाद हाँ ये 45 में ये ऑलरेडी आ चुका है, और ये x क्या माना है तुमने हु टुक मिल्क ओनली, हु टुक मिल्क ओनली, ओनली मिल्क, ठीक है, मिल्क ओनली, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, 60 15 45 के बाद प्लस x कर दिया इसमें, तो प्लस x कर दिया तो ये तीनों आ गया, साथ ही साथ x आ गया, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टी में जो पर्सन थे, हाँ वो किसके इक्वल बताया जा रहा है कि जितने लोगों ने केवल मिल्क लिया ना, वो टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो अटेंड कर रहे हैं पार्टी, ठीक है, वो 5 टाइम्स हैं किसका, जिन्होंने मिल्क लिया है केवल। फिर से समझना मेरी बात को, इसमें जो स्टेटमेंट में बोला गया है ये कि नंबर ऑफ पर्सन्स हु अटेंडेड द पार्टी इज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ पर्सन्स हु टुक मिल्क ओनली, मतलब जितने लोगों ने मिल्क लिया है ना, केवल जितने लोगों ने मिल्क लिया है उसका 5 टाइम्स कर दोगे ना, 5 टाइम्स, तो वो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हु अटेंडेड द पार्टी अपने आप आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जरा सोच के देखो, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हु अटेंडेड द पार्टी क्या है, 60 15 45, और यहाँ पे मैं
देख मान के चलता हूं कि x लोग वो हैं जिन्होंने केवल मिल्क लिया है, इन सबको मैं ऐड कर दूंगा तो ये टोटल नंबर ऑफ पर्संस के इक्वल आ जाएगा हु अटेंडेड द पार्टी। और टोटल नंबर ऑफ पर्संस हु अटेंडेड द पार्टी क्या था, 5 टाइम्स द नंबर ऑफ पर्सन हु टुक मिल्क ओनली, तो 5 इंटू एक्स। अब जरा देखो तो सॉल्व करके तुरंत आ जाएगा कि नहीं, 5x माइनस एक्स दैट इज 4x इक्वल टू ये 120 आ गया, तो x इक्वल टू क्या आ गया 30। अब देखो तो बच्चे अगर x 30 आ गया तो मैं जैसे ही सॉल्व करूंगा इसको तो 5 इंटू एक्स नहीं आ जाएगा, 5 इंटू 30 150, टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंडेड द पार्टी 150 अपने आप आ गया। ठीक है, तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, इसका मतलब स्टेटमेंट 2 को यूज करके आंसर आ सकता है। हाँ, स्टेटमेंट 2 को यूज करके आ सकता है। और ऐसे सिचुएशन में जो तुम्हारा आंसर होगा, क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग ईदर स्टेटमेंट no the question can be answered by using one of the statements alone but cannot be answered using the other statement। कहने का मतलब कोई एक स्टेटमेंट तो है ना जिसका यूज करके तुम ला सकते हो। तो हाँ, A is the correct answer। The question can be answered by using one of the statements alone। Yes, this question can be answered this question can be answered using one statement alone but cannot be answered using another statement। तो एक स्टेटमेंट कौन सा इस क्वेश्चन को के लिए कौन सा होगा, एक स्टेटमेंट सेकेंड स्टेटमेंट से ये निकाला जा सकता है बट पहले से नहीं, इसीलिए ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ना ये। अच्छा, अगर मुझे इतना करना नहीं पड़ता ना तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं। पता है डायरेक्ट कैसे करता, मैं इसको ऐसे कर लेता, ठीक है, जैसे 60 ये टोटल है 120, ये टोटल 120 है, तो मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता कि ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ पर्सन हु टुक मिल्क ओनली, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो पता चल जाएगा। नंबर ऑफ पर्सन हु टुक मिल्क ओनली अगर उसको 5 टाइम्स किया जाए, 5 टाइम्स, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंडेड द पार्टी आ जाएगा। मतलब अगर इसमें मैं अगर ऐसा कर दूं कि 30 ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 150 जो कि 30 का 5 टाइम्स है। ठीक है, तो वैसे भी मुझे समझ में आ रहा है कि अगर पता चल जाए ना कि नंबर ऑफ पर्सन्स हु टुक मिल्क ओनली तो इजीली हमें पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हु अटेंडेड द पार्टी। तो मैं इतना सॉल्व वॉल्व नहीं करूंगा, सीधा इतना देख के ही बता सकता हूं कि आंसर टू द क्वेश्चन विल बी डेफिनेटली ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? आई होप तुम्हें जरूर क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लो। ठीक है जरा ये वाला क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। ये वाला देखो तो क्वेश्चन, फटाफट करना तो स्पीड में। ठीक है, इस क्वेश्चन का देखो बेटा, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन। कंसीडर अ 3 डिजिट नंबर, कंसीडर अ 3 डिजिट नंबर और व्हाट इज द नंबर, मतलब अगर 3 डिजिट नंबर निकालना है तो आपको ये बताना है कि वो नंबर कौन सा है। तो कैसे बताओगे, तो द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट। अगर आपको बताया जा रहा है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, जैसे मैं पहला स्टेटमेंट को उठाता हूं, सोच के देखो, मैंने स्टेटमेंट 1 उठा लिया, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट 1 में मैं बताना चाहता हूं कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट। तो ऐसा होता है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट। अगर मान लो कि मैंने एक कोई नंबर चूज किया जैसे 123, सोच के देखो कि मैंने यहाँ पे नंबर चूज किया 123। अब ये जो 123 है ये 3 डिजिट नंबर है, तो यहाँ पे इसका जो सम निकालोगे 1 प्लस
ये आएगा 1 + 2 + 3, ठीक है। ये कितना आ गया 1 + 2 + 3, ये आ गया 6। और इसी का जब प्रोडक्ट निकालोगे 1 × 2 × 3 क्या आ गया 6। तो यहाँ पे तो बात कंफर्म हो गई ना कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स। तो सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, ठीक है। बट एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। प्रॉब्लम क्या है कि ये केवल 123 होता तब ना, ठीक है। ऐसा ही अगर 123 के जगह पे मैं तो ये भी कह सकता हूँ ना कि ये 132 भी हो सकता है, ठीक है। ये 132 भी हो सकता है, ये 231 भी हो सकता है, ठीक है। ये 213 भी हो सकता है, ये 312 भी हो सकता है, ये 321 भी हो सकता है। ये सारे नंबर्स में तो सेम चीजें होंगी कि जब इसका सम करोगे, ठीक है, इसका जो सम करोगे वो किसके इक्वल आएगा, तो इसका सम, ठीक है, सम इसके प्रोडक्ट के इक्वल। तो तुम्हें पता कहाँ चल रहा है कि वो नंबर कौन सा है? ऐसे ऐसे तो 6 नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, 6 डिफरेंट नंबर्स। सो विच नंबर वी आर टॉकिंग अबाउट? आर यू रियली श्योर कि किस नंबर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं? तो अगर हम श्योर नहीं है कि हम किस नंबर की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स। पहला स्टेटमेंट तो कंफर्म कर ही नहीं सकता है। तो पहले स्टेटमेंट से तो आप ये आंसर बिल्कुल नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। अब आते हैं दूसरे स्टेटमेंट्स की ओर, स्टेटमेंट की ओर। द नंबर इज डिविजिबल बाय द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर। अगर मैं स्टेटमेंट 2 में भी आता हूं, द नंबर इज डिविजिबल बाय द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, तो एक चीज नोटिस करोगे तुम कि जैसे इसी में से एक चूज कर लो, स्टेटमेंट 2, केवल स्टेटमेंट 2 की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसी में से जैसे चूज कर लो, जैसे मान लो कि मैंने क्या किया, मैंने 132 चूज कर लिया और मैंने 312 दोनों चूज कर लिया, ठीक है। इस ये काफी है बताने के लिए। जैसे अगर मैंने कहा कि 132 भी है नंबर और एक तरफ 312, दोनों ऐसे नंबर्स हैं, तो 132 क्या है? 132 अगर नंबर है तो इसके डिजिट्स का सम क्या है? तो 1 + 3 + 2 है, ठीक है। और ये 312 एक नंबर है तो इसके डिजिट्स का सम क्या है? तो ये 3 + 1 + 2 है, ठीक है। जरा देखो तो बेटा क्या है, 132 भी, ठीक है, 132 भी 3 2 5 1 6 से डिविजिबल है कि नहीं? 6, ये भी डिविजिबल है, यस है, ठीक है। 22 टाइम्स ये डिविजिबल है। और अगर मैं इसको कहूँगा 312 डिविजिबल है कि नहीं 6 से? 6 5 जा 30 एंड 6 2 जा 12, बिल्कुल डिविजिबल है। तो कहने का मतलब 132 को अगर चूज करोगे ना, तो 132 को चूज करते हो तो भी इसके डिजिट के सम से ये डिविजिबल है, और 312 को चूज करते हो तो भी इनके डिजिट्स के सम से ये डिविजिबल है। तो भी तुम एग्जैक्टली नहीं बता सकते हो कि किस नंबर की तुम बात कर रहे हो। तो तुम स्टेटमेंट 2 से भी कंफर्म नहीं कर सकते हो किस नंबर की बात कर रहे हो। तो ना स्टेटमेंट 1 कंफर्म कर सकता है, ना स्टेटमेंट 2 कंफर्म कर सकता है। और दोनों स्टेटमेंट्स को उठा भी लिया जाए तो तुम्हारे पास यहाँ पे 6 डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स हैं, और यहाँ पे तुम्हारे पास 2 डिफरेंट टाइप्स का नंबर है, कम से कम इसी में देखा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है आप दोनों को मिला भी लोगे ना तो कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर नहीं निकाल पाओगे। और ऐसे सिचुएशन में जो तुम्हारा करेक्ट आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? तो ऐसे सिचुएशन में तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, the question cannot be answered even by using both these statements together. So D is the correct answer. समझ में बात आ गई? क्लियर है? एनी इशू? ठीक है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आज मैं यहीं पे छोड़ दूं। कल मैं तुम लोगों को एक सेशन तुम्हारा इस पे, चूंकि डेटा सफिशिएंसी बड़ा इंपॉर्टेंट है तो, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सब चूज कर रहा हूं, तो मैं क्या करता हूं ना, कल तुम लोगों का 2:30 बजे वाला जो सेशन है हमारे क्लास का, उसमें डेटा सफिशिएंसी का तीसरा वाला पार्ट करवा दूंगा, और भी जो क्वेश्चंस आए हुए हैं डिफरेंट फॉर्मेट पे उसको चूज करके करवा दूंगा। कुछ और क्वेश्चंस हो जाएंगे ना तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और फिर मैं क्या करता हूं, कल के ही सेशन में और तुम्हारा जो ऐसा पोर्शन जो तुम्हारा प्रैक्टिस तुम्हें करनी है मैं उसे भी करवा देता हूं। मतलब केवल डेटा सफिशिएंसी नहीं, डेटा सफिशिएंसी कंप्लीट करेंगे कल, और कंप्लीट करने के बाद आगे या तो नंबर सीरीज करा दूंगा या परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस करा देता हूं। चलेगा? कोई दिक्कत?
ये सब बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तुम आराम से इसको पढ़ो, सीखो, समझो। कोई दिक्कत होती है तो मुझे फिर से पूछोगे, ठीक है, बार बार पूछो, कोई समस्या हो, आई एम ऑलवेज हियर। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ खुशी, एक काम करते हैं ना, जैसे अभी मैं अगले कल की क्लास में कुछ और क्वेश्चंस हम लोग करेंगे डेटा सफिशिएंसी के, ताकि और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो आफ्टर फिनिशिंग डेटा सफिशिएंसी जो मैं अभी तुमको देने जा रहा हूं, तो अर्थमेटिक्स को 2 या 3 पार्ट्स में मैं तुमको दूंगा। जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एक साथ, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क एंड पाइप्स एंड सिस्टर्न एक साथ। उसी तरह एवरेज जो भी जैसे जैसे बनता है, फिर नंबर सिस्टम अलग, परमुटेशन कॉम्बिनेशन अलग। अच्छा, लॉजिकल रीजनिंग का भी पार्ट एक साथ बांट दूंगा, 3 टॉपिक एक साथ। जैसे जैसे मैं दे रहा हूं ना, तुम्हें सॉल्व करना है, उसके बाद हम लोग तो खैर प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, डिस्कस कर ही रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से तुमको करते चले जाना है। तो कल हम लोग पहला काम करेंगे कि डेटा सफिशिएंसी वाला ये पार्ट को कंप्लीट करेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो यू कैन आस्क मी, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। और उसके बाद जो मैं अभी देने जा रहा हूं ना तुम लोगों को, जो भी पीडीएफ मिलेगा, आज तुमको आज रात में मिल जाएगा या सुबह तक मिलेगा, ठीक है। तो उसको तुम ट्राई करोगे एंड विल बी डिस्कसिंग दोज पीडीएफ्स ऑल्सो, ठीक है। मतलब अभी जो मैं बता रहा हूं ना, उतना ही करना है अब तुम लोगों को, ठीक है। ज्यादा कुछ मत करो, एकदम जम के प्रैक्टिस करो जो मैं बता रहा हूं। और टेस्ट का एनालिसिस करते रहो, एनालिसिस करना बहुत जरूरी है टेस्ट का। तो मैं बीच बीच में एनालिसिस करवा दूंगा। तो सारी चीजें एक साथ नहीं भी करना है, तो जो मेन मेजर पोर्शन है मैं अपने आप चूज कर लूंगा, ठीक है। तो जैसा करवा रहा हूं करते चले जाओ। और 2:30 बजे का टाइम फिक्स ही रखना है अब हम लोगों को यहाँ पे क्लास के लिए, ठीक है। विनीता क्लियर है? 2:30। अखिल, अखिल क्यों लेट हो गए बेटा तुम? चलो एकदम पूरी तरह से प्रैक्टिस रहो, कोई दिक्कत हो मुझे बताओगे।